चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में जिस हम किंगडम को डिस्कस करेंगे, हम तीसरी किंगडम यहाँ पर हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज किंगडम फंजाई। हम किसको डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई में। सिंपली बात करें तो तमाम की तमाम फंगस जो होती हैं उनको हम कौन सी किंगडम में रखते हैं? फंगस को हम रखते हैं किंगडम फंजाई में। ऑल फंजाई आर इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के अंदर हम फंगस को रखते हैं। और स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। जो फंगस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होती है, किस बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई के ग्रुप में रखेंगे या किंगडम फंजाई में किसी ऑर्गेनिज्म को रखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देख लेते हैं ऑफ फंजाई। फंजाई की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि फंगस मल्टी सेलुलर होती है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है, सिर्फ एक फंगस को छोड़कर जो कौन सी है, जो है यीस्ट। इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये मल्टी सेलुलर नहीं है तो फिर इसको फंगस में क्यों रखा गया है? तो तमाम फंगस मल्टी सेलुलर होती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? यीस्ट को छोड़कर। इसके अलावा तमाम फंगस यूकेरियोट्स होती हैं। उनकी बॉडी कैसे सेल से मिलकर बनी होती है? उनकी बॉडी बनी होती है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से। पता है आपको यूकैरियोटिक साइट विच हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियस। इसके अलावा ये इनके पास सेल वॉल भी होती है, और सेल वॉल जो होती है इनके पास दे हैव सेल वॉल। और सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? इनकी सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और न्यूट्रिशन के हवाले से ये क्या होते हैं? ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मतलब फूड अपना खुद नहीं बनाते, फूड बाहर से लेंगे एनिमल्स की तरह, लेकिन हेटेरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन कौन से वाले हेटेरोट्रॉफ हैं? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं, फूड को एब्जॉर्ब करके खाते हैं। कैसे फूड को एब्जॉर्ब करके खाते हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम फंगस की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं तो इसका मतलब ये नॉन क्लोरोफिलस है, क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपना फूड खुद भी बना सकते थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पर फंगस ही के पास होता है और किसी और के पास नहीं होता, वो होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर माइटोसिस सिर्फ किसके पास होती है? ये फंगस शो करते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब ये न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है, या न्यूक्लियर माइटोसिस हम कहते किसको हैं? माइटोसिस तो आपको पता होगा, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स which have same number of chromosome as parent cell। यानी पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर 26 है, तो जब माइटोसिस होगी तो जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे? इक्वल, मतलब पेरेंट सेल जैसे ही होंगे, 26 और 26। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम माइटोसिस। लेकिन फंगस के अंदर एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब देखो न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग विच, ये एक ऐसी माइटोसिस है ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन during which nuclear membrane does not break and spindle is formed within nucleus। अब क्या होता है देखें, हमने पढ़ा हुआ है जब भी सेल डिवीजन होती है, नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इसके अंदर, सेंटर के अंदर एक स्पिंडल बन जाता है, बाइकोनिकल स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ऐसे स्पिंडल। ये होता है, ये नॉर्मल माइटोसिस है। लेकिन अगर बात करें कौन सी वाली माइटोसिस की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर माइटोसिस की, तो न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर ये एक सेल है
और न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं होती। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है जब स्पिंडल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं होगी। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या बनेगा, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बनेगा स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है वो क्या बना देंगे, ये स्पिंडल बनाएंगे। और उसके बाद पता है आपको क्या होता है कि स्पिंडल का काम क्या होता है, ये असल में क्या करता है, क्रोमोसोम्स को जो है वो मूव करवाने में हेल्प करता है। आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए और आधे क्रोमोसोम कहाँ चले गए, नीचे। आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये स्पिंडल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। जब ये स्पिंडल डिसअपियर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बीच में से कंस्ट्रक्ट होगी और कंस्ट्रक्ट होकर कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी, 2 में। तो ये देखें, ये ऐसे 2 न्यूक्लियस इसने 2 न्यूक्लियाई बना लिए ऐसे। तो मतलब सिंपली अब इतनी डिटेल में तो मैं न्यूक्लियर माइटोसिस की नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो अपने बुक के हवाले से जो याद रखना है, तो आपने ये 2 पॉइंट न्यूक्लियर माइटोसिस के हवाले से याद रखने हैं कि ये न्यूक्लियर माइटोसिस एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है, जो सिर्फ किसमें होती है, जो सिर्फ होती है फंजाई में। और इस न्यूक्लियर माइटोसिस को अगर आप सिंपली याद करना चाहें, तो एक ऐसी माइटोसिस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट ब्रेक एंड स्पिंडल इज फॉर्म विद इन न्यूक्लियस। यानी एक ऐसी जो है माइटोसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता और स्पिंडल जो है वो किसके अंदर बनता है, ये स्पिंडल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बन जाता है। तो ये तो हमने थोड़े बहुत, अभी तो और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के देखने हैं, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा। इसके बाद हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फंगस को प्लांट और किससे, एनिमल से। कंपेयर करते हैं इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से मिलते हैं या कौन से डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर इसको किससे कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको फंगस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद प्लांट्स। या कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन इसका किससे करेंगे, इसका कंपैरिजन हम करते हैं प्लांट से। जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों चीजें देखते हैं, सिमिलरिटीज भी देखते हैं और क्या देखते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये फंगस है, ये फंजाई है, और ये क्या है, प्लांट्स हैं। बीच में मैं वो कैरेक्टर लिख रहा हूँ जो इन दोनों में सिमिलर है। दोनों में जो सिमिलर कैरेक्टर हैं, अगर हम दोनों के सिमिलर कैरेक्टर देखें तो दोनों के पास सेल वॉल होती है। दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास भी और फंगस के पास भी। फिर दूसरा कैरेक्टर इनके पास क्या कॉमन है, लेक सेंट्रियोल। दोनों के सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, फंगस के सेल में भी सेंट्रियोल नहीं होता और प्लांट के सेल में भी जो है वो सेंट्रियोल नहीं होता। इसके अलावा तीसरी जो इनके अंदर रिजेम्बलेंस होती है, दोनों नॉन मोटाइल हैं। फंगस भी नॉन मोटाइल है यानी मूव नहीं कर सकती, और प्लांट भी क्या है, प्लांट भी नॉन मोटाइल है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो सिमिलरिटीज हो गई दोनों में। दोनों में एक जैसी चीजें क्या है, ये आपने याद रखनी है सिमिलरिटीज, कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है। अब अगर डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो ये होता है कि इनकी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज की, जबकि फंगस की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, यानी वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। जबकि फंगस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो हेटेरोट्रॉफ होती हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकती। फिर क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर नो न्यूक्लियर माइटोसिस, इनमें न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं होती। जबकि फंगस के पास क्या होती है, फंगस के पास जो है वो है, दे शो न्यूक्लियर माइटोसिस, इनके पास न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। तो these are the similarities and difference between this is a comparison where I have shown the similarities and difference between fungus and plants. These are the these are similarities between fungi and plant, and these are the differences. These are the differences between fungi and plant. Now, when we compare fungi with animals, when we compare fungi with animals, अगर हम fungi को animal से compare करें, तो फिर मैं यहाँ पर fungi लिख देता हूँ और यहाँ पर animals लिख देता हूँ। अब दोनों में एक जैसी चीजें क्या हैं?
तो दोनों के पास जो है वो काइटिन होता है। हमें पता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है, आपको पता है बॉडी से बाहर जो स्केलेटन होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो मतलब एनिमल और फंजाई में एक चीज क्या कॉमन है, वो है काइटिन। इनकी एक्सोस्केलेटन में काइटिन होता है लेकिन इनकी सेल वॉल में काइटिन होता है। दूसरी चीज क्या कॉमन है? दोनों हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं और फंजाई भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें डिफरेंसेस देखें फंजाई और एनिमल में, तो फंजाई के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास जो है वो नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। फंजाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्टिव। यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एक और डिफरेंस, इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है और एनिमल में न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं होती। तो ये हमने कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखे कि ना हम फंगस को इस तरह से इन सिमिलरिटीज और डिफरेंस की बेस पे ना हम फंगस को प्लांट किंगडम में रख सकते थे, ना हम फंगस को किस में रख सकते थे? एनिमल किंगडम में रख सकते थे। तो इसी वजह से हमने इसकी एक अलग किंगडम बना दी और उस किंगडम को नाम दे दिया किंगडम फंजाई। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंगस की बॉडी किस तरह की होती है? द बॉडी कह लें या द बॉडी ऑफ फंगस और द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। इसको मैं हेडिंग दे देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। फंगस की जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइसीलियम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंगस ड्रा की है, ये मशरूम है, ये भी एक फंगस है। ये मैं ड्रा कर देता हूं एक राइजोपस। ये राइजोपस क्या है? ये भी एक फंजाई में शुमार होगी। तो ये जो चाहे मशरूम हो चाहे ये राइजोपस हो, इनकी बॉडी को हम क्या कहेंगे? जो इनकी बॉडी है पूरी, इसको हम कहेंगे माइसीलियम। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अच्छा, माइसीलियम जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? माइसीलियम इज मेड अप ऑफ mycelium is made up of long, slender branching or branched tubular thread-like filament called hyphae। अब अगर मैं इसको इधर भी ड्रा कर देता हूं, इसमें भी ये देखें। अब अगर हम बात करें किसकी, इसकी फंगस की बॉडी को, तो हम क्या कह रहे हैं? माइसीलियम। लेकिन आप इस माइसीलियम को देखें तो ये माइसीलियम किस चीज की बनी हुई है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है। ये देखें ना, इसमें से ये इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें भी आपको ये बहुत सारे थ्रेड नजर आ रहे हैं। तो फंगस की जो बॉडी होती है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम किसकी बनी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइफी। लेकिन यहाँ पर देखें लिखा हुआ है माइसीलियम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग, यानी हाइफी की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि हाइफी क्या होते हैं? हाइफी होते हैं लॉन्ग। इस तरह से मैं एक हाइफी यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये हाइफी क्या है? ये हाइफी बेसिकली क्या है? लॉन्ग है। वो शॉर्ट नहीं होते, अक्सर ये क्या होते हैं? ऐसे लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। स्लेंडर होते हैं। स्लेंडर का मतलब क्या है? यहाँ पर बारीक से, थोड़े से बारीक होते हैं। ब्रांच होते हैं, तो आप देखें इसमें से ब्रांच निकली हुई है, तो ये क्या है? ये ब्रांच है। ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह है। और मतलब ट्यूबुलर वो चीज होती है जिसमें से कोई चीज फ्लो करती है, तो इसमें से साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा होता है, तो क्या है? ये ट्यूबुलर हो गए। और थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं, धागे की तरीके की डोरियां हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं हाइफी। तो मतलब बेसिक यूनिट ऑफ माइसीलियम इज हाइफी। हाइफी क्या है? ये बेसिकली बेसिक यूनिट है किसका?
ये बेसिक यूनिट आप इसको सिंपली कह सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ माइसीलियम, यानी माइसीलियम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल कह लें फंक्शनल भी कह लें, माइसीलियम का सारा ये किस पर डिपेंड कर, ये किसका जो है क्या होता है बेसिक यूनिट हाइफी होता है, क्योंकि माइसीलियम किसकी बनी हुई है, माइसीलियम बनी हुई है हाइफी की। अच्छा, हम हाइफी की अगर बात करें तो फंगस के अंदर फंजाई में 2 टाइप्स की हाइफी जो है वो मौजूद होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइफी। हाइफी को अगर देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ there are 2 types of hyphae. Hyphae are of 2 type. एक हाइफी वो होता है जिसको कहते हैं सेप्टेट हाइफी, और दूसरा हाइफी वो होता है जिसको कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। चले मैं यहाँ दोनों ही ड्रा कर देता हूँ। ये एक हाइफी है और ये एक दूसरी हाइफी है। ये सिंपली मैंने यहाँ पर सिर्फ हाइफी ड्रा किए हैं। अब ये देखें, जो ऊपर वाली हाइफी है ये है सेप्टेट हाइफी। ऊपर वाली हाइफी को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ सेप्टेट हाइफी। और नीचे वाली जो हाइफी है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ एसेप्टेट हाइफी या नॉन सेप्टेट हाइफी इसको कह रहे हैं। अब सेप्टेट हाइफी डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा। सेप्टेट हाइफी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा। ये देखें, ये जो सेप्टेट हाइफी है इसके बीच में यहाँ क्रॉस वॉल है, ये जो बीच में नजर आ रहे हैं इसके बीच में आपको ये सेपरेशन वॉल या क्रॉस वॉल नजर आ रहे हैं। सेप्टेट हाइफी के बीच में ये क्रॉस वॉल होते हैं और इन क्रॉस वॉल को हम सेप्टा कहते हैं। तो सेप्टेट हाइफी में ये सेप्टा जो है वो मौजूद होते हैं। और सेप्टेट हाइफी के हर सेप्टा में 1 और मोर न्यूक्लियाई, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। देखें यहाँ पर मैंने एक बनाया है और यहाँ पर 2 बनाया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हाइफी है यहाँ पर, जिसको हम कह रहे हैं एसेप्टेट हाइफी। अब एसेप्टेट हाइफी क्या होता है, दे लैक सेप्टा एंड आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। ये क्या करेंगे, इस हाइफी की अगर हम बात करें, जो नीचे जो एसेप्टेट हाइफी है क्या है, लैक सेप्टा नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। यानी देखें इसके अंदर तो ये इंडिविजुअल्स, इसके इस आईवी के बीच में सेप्टा है, सेपरेशन लाइन है, तो इसकी वजह से वो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो गया। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। लेकिन इसमें आपको ऐसी कोई सेपरेशन वॉल या क्रॉस वॉल या सेप्टा नजर नहीं आ रहे, तो इस वजह से ये बीच में एक लार्ज सेल की शक्ल में आ गया। ये एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट नहीं है इसके, एक ह्यूज सेल की शक्ल में ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो ये छोटे छोटे सेल में डिवाइड नहीं होता और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के लिए हम सिनोसाइटिक या कोइनोसाइटिक का लफ्ज भी जो है वो क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेप्टेट एंड एसेप्टेट हाइफी। ये आप याद रखिएगा, एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफी में मैंने जो डिफरेंसेस आपको बताएं। लेकिन एक बात और यहाँ पर याद रखने की है कि ये जो सेप्टा है, ये जो सेप्टा होते हैं, सेप्टा हैव पोर्स। मतलब ये होता है कि ये एक सेप्टेट हाइफी है और इसके जो ये सेप्टा है, यानी ये सेपरेट क्रॉस वॉल है सेप्टा, सेप्टा बिल्कुल बंद नहीं होते। इनके दरमियान में क्या होता है, इनमें पोर्स होते हैं, इनमें सुराख होते हैं। देखें ये पोर नजर आ रहा है, एक पोर ये हो गया, दूसरा पोर ये हो गया। इनमें सेप्टा जो होते हैं इनमें पोर होते हैं। अब इस पोर का फायदा क्या होता है, इन पोर्स का फायदा ये होता है कि न्यूट्रिशन या साइटोप्लाज्म आराम से एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इवन जो हाइफी होती है उसकी टिप तक जो है वो मूव करके आखिरी हद तक चला जाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि इस सेल को कोई फूड नहीं मिल रहा,
तो इस सेल से फूड मूव करता हुआ कहाँ चले जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसकी हाइफी फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। या इसके पास फूड है और इसके पास नहीं है तो फूड मूव करता हुआ इन सेपरेशन वॉल से आगे मूव करता चला जाता है। यही वजह है कि हाइफी बहुत तेज एक्सटेंसिवली ग्रो करती हैं, तेजी से सबस्ट्रेटम पर से फैलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनके पूरे सेल में फूड मूव कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ब्लड जब फ्लो करता है, जितना अच्छा हमारा ब्लड फ्लो करता है उतनी ज्यादा हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है और हमारी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। तो इसी तरीके से इसके साइटोप्लाज्म के न्यूट्रिएंट जितने अच्छे पूरी हाइफी में मूव कर रहे होंगे, तो उतनी ज्यादा इसकी बेहतर क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसी वजह से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सेप्टा जो होता है क्रॉस वॉल बिल्कुल बंद नहीं होती, उनमें क्या होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं। और इन पोर्स की वजह से फायदा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म या न्यूट्रिशन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो मूव करते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि किसी भी सेल को फूड की कमी नहीं आती है, इससे मेटाबॉलिज्म भी इसका फास्ट होता है और ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा जो है वो सेल एक्सटेंसिवली जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ही की बात करें, आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इसकी जो सेल वॉल बनी होती है, इसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन which is more resistance which is more resistant to decay than cellulose and lignin। हमें पता है कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग होती है तो वो किससे बनी होती है, लिग्निन से। यानी प्लांट की सेल वॉल में होता है सेलुलोज और लिग्निन। लेकिन फंगस की जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल के जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। और काइटिन जो है वो सेलुलोज और लिग्निन के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है। यही वजह होती है कि फंगस बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी सर्वाइव कर जाती है, रेजिस्ट करती है हाई टेम्परेचर और बहुत सारी चीजों को, और प्लांट नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, जबकि इसकी फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन लिग्निन और सेलुलोज के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा रेजिस्टेंट शो करता है बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर के हवाले से। इसके अलावा अगर हम और इसकी बात करें, तो कुछ में तो हाइफी जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, और बाद में क्या होता है, हाइफी में पैक्ड टुगेदर and to form complex reproductive structure such as mushroom, puffballs and morels। अब क्या होता है कि हाइफी जो होती है, मैं जिस तरीके से हाइफी मैंने आपको बताया था, ये धागे होते हैं, डोरियां होती हैं या ऐसे धागे होते हैं। अब आपने देखा होगा धागे या ऊन के जिस तरह से धागे होते हैं, तो उनको जब हम उनको मिलाते हैं धागों को, तो उससे मुख्तलिफ किस्म के, जैसे स्वेटर्स भी अगर आप बनाते हो तो मुख्तलिफ किस्म के स्वेटर्स बन जाते हैं उससे, और मुख्तलिफ किस्म डोरियों से आप मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर बना लेते हो। तो इसी तरीके से कहता है कि ये जो हाइफी होती हैं बाज़ दफा क्लोजली पैक टुगेदर, यानी एक दूसरे से बिल्कुल पैक हो जाते हैं। जैसे ये आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर है, ये किसकी है, मशरूम की स्ट्रक्चर है। इसमें हाइफी क्या है, क्लोजली पैक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम। इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस वजह से कहा जा रहा है, इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इससे इसकी रिप्रोडक्शन होती है। इसी तरीके से कुछ हाइफी इस तरह से अरेंज होती हैं, ये अरेंज होके इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेंगी, ये भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पफ बॉल्स। और कुछ हाइफी मिलकर इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे, और इनको हम कहते हैं मोरल्स, ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। तो कहता है हाइफी जो होती हैं एक दूसरे से अलग-अलग भी ऐसे बाज़ दफा सब, लेकिन बाज़ दफा एक्चुअली क्लोजली पैक, यानी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। आप देखें हाइफी क्या है, जब इनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनानी होती है तो हाइफी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और बहुत करीब होने के बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, मशरूम जो है, खुम्बी जो है, वह सब हम इसको फंगस कहते हैं, लेकिन ये फंगस की क्या है, ये फंगस की एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पफ बॉल भी जो है वो फंगस की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मोरल्स जो है वो क्या है, ये भी फंगस की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
तो ये कैसे बनती हैं? हाइफी के क्लोजली पैक होने की वजह से, हाइफी के एक बिल्कुल करीब आ जाने की वजह से। इसके अलावा फंगस के कुछ कैरेक्टर और भी देख लेते हैं, एक आखिर में एक कैरेक्टर भी और डिस्कस। तो लेकिन ये है कि हाइफी जो है वो तमाम फंगस के अंदर नहीं होती। कुछ फंगस जो हैं वो क्या होती हैं? कुछ फंगस जो हैं वो नॉन हाइफल भी होती हैं। कुछ फंगस जो हैं वो नॉन हाइफल यूनिसेलुलर होती हैं। तो नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में कि नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई कौन से होते हैं, तो नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई जो है वो क्या कौन है? वो हैं सच एज यीस्ट। यानी कुछ फंगस में ऐसे भी जो हैं जो नॉन हाइफल हैं और वो यूनिसेलुलर हैं, और उसमें कौन सी फंगस आ जाएगी? उसमें आ जाएगी यीस्ट। इसके अलावा फंगस की अगर बात करें, एक और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट फंगस का याद रखिएगा कि जितने भी फंगस के सेल्स होते हैं और फंगस के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई जो होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं फंगस के सेल में, ज्यादातर फंगस के सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं मोस्टली जो है वो ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड zygote। Zygote that form during sexual reproduction, that form during sexual reproduction। अब देखें क्या होता है कि जितने भी फंगस हैं, जितने भी फंगस हैं, उन फंगस के अगर हम न्यूक्लियाई देखें यानी न्यूक्लियस देखें, यहाँ मैं बना देता हूँ एक फंगस, ये देखें ये फंगस है। इस फंगस के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं या न्यूक्लियस हैं, तो तमाम न्यूक्लियाई क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये देखें हैप्लॉइड, ये भी फंगस का सेल है। फंगस के सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस हैं ये क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? इनमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, फंगस के सेल के जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड कब हो जाते हैं? डिप्लॉइड सिर्फ उस वक्त होते हैं जब जाइगोट बनता है। मिसाल के तौर पर ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ये एक हैप्लॉइड गैमेट है फंगस के सेल का, और ये भी हैप्लॉइड गैमेट है। जब ये दो हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। लेकिन ये डिप्लॉइड जाइगोट ज्यादा देर नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। फौरन ही इसके अंदर क्या हो जाएगी? फौरन ही इसके अंदर हो जाती है मियोसिस। फौरन ही इसमें कौन सी सेल डिवीजन होगी? मियोसिस। और मियोसिस से फिर इसमें स्पोर बनेंगे, और मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे हैप्लॉइड। उनमें फिर क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो फंगस के तमाम सेल्स के सेल सिंपली न्यूक्लियाई नहीं तो हम सेल भी कह सकते हैं कि फंगस के जितने भी सेल हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए फंगस का वो कौन सा सेल है जो डिप्लॉइड होगा, वो सिर्फ जाइगोट होगा, और वो भी परमानेंट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए डिप्लॉइड होता है। और फिर क्या होता है? जो वो म्योसिस के जरिए स्पोर बनाता है तो दोबारा वो स्पोर क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। So it was all about the general characteristics of fungi and about the structure of fungi. If you have any question about in this topic, ask me. Then we will move toward nutrition in fungi. इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर हम आगे जो है वो न्यूट्रिशन इन फंजाई की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो फंगस के कैरेक्टरिस्टिक तमाम देख लीजिएगा। ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक पूछ लें और उनमें से पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा फंगस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या कौन सा फंगस का कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियर माइटोसिस उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है। फिर यहाँ पर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस याद रख लीजिएगा प्लांट्स और एनिमल से। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 3-4 दे दें, नीचे बताएं इसमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो सिमिलर है फंगस और प्लांट का। नीचे आ जाए एब्सेंट लेक ऑफ सेंट्रियोल, 4-5 कैरेक्टर दे दें, उसमें से एक ये भी हो लेक ऑफ सेंट्रियोल, तो आप उसको टिक करेंगे कि ये सिमिलर कैरेक्टर है प्लांट्स और किसके अंदर? फंजाई के अंदर। ऐसे ही एनिमल और फंजाई में पूछा जाए वो कौन सा केमिकल है एनिमल प्लांट फंजाई का जो एनिमल से रिजेंबल करता है, या कौन सी ऐसी चीज है जो एनिमल से रिजेंबल करती है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया काइटिन।
और इसी तरीके से स्ट्रक्चर में आपने देख लेना है, स्ट्रक्चर के अंदर फंगस की बॉडी को माइसीलियम कह रहे हैं, माइसीलियम में सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के यहाँ पर जो नाम बताए गए क्लोजली पैक्ड हाइफी से जो बनते हैं, ये आपको क्लियर होना सर चाहिए। जी जी। सर ये जो सेप्टा होता है सर, ये सेल वॉल के मटेरियल से ही बने हुए होते हैं? हाँ, काइटिन का उसी मटेरियल से बना हुआ, जैसे ये सेल वाल है ना, ये नीचे गया यूं, ये सही है। देख लो आप, इसको मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये नीचे गया, ये बन गया, ये बन गया इसी सेल वाल से सेप्टा। और इसके दरमियान में आप देखो एक स्पोर भी है जिसके जरिए साइटोप्लाज्म मूव करता हुआ जा सकता है। सही है।